ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट लिपिड लोअरिंग एजेंट्स। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय लिपिड लोअरिंग एजेंट्स। दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि बॉडी के अंदर वो एजेंट जो हम यूज़ करें जिससे हम एक्सेस लिपिड को कम कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड लिपिड लोअरिंग एजेंट। कम से कम 3 MCQs क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, तो प्लीज़ एवरी वन फोकस। देखिए हमारे बॉडी में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एसिटाइल को ए, हमारे बॉडी के अंदर एक 2 कार्बन कंपाउंड है जिसको हम क्या कहते हैं, एसिटाइल को ए। एसिटाइल को ए लीवर में आता है और लीवर के अंदर इससे बनता है HMG को ए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैंड फॉर हाइड्रोक्सी मीथाइल ग्लूटारेट को ए। अब ये जो HMG को ए है ये फिर आगे डिवाइड होता है, कन्वर्ट होता है मेवालोनेट। ठीक है, दैट इज नोन एज मेवालोनेट। और ये जो मेवालोनेट है ये फिर फ्यूचर में कन्वर्ट होता है कोलेस्ट्रॉल में। तो एग्जाम के अंदर आप लोग ये पाथवे याद रखें। इनिशियली एसिटाइल को ए विच इज अ 2 कार्बन कंपाउंड converted into HMG को ए, and इस HMG को ए by the help of enzyme। और यहाँ पे एक एंजाइम है जिसका नाम HMG को ए रिडक्टेज है। ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी फेवरेट एग्जामिनर क्वेश्चन। तो प्लीज आप लोग जब क्लिनिकल में काम करेंगे और आप लोग फिर प्रैक्टिस में आएंगे, इवन आप एग्जाम में जाएंगे, so this enzyme we should not ignore। HMG CoA reductase help to convert HMG CoA into mevalonate। और जो मेवालोनेट है वो फ्यूचर में क्या बनेगा, कोलेस्ट्रॉल बनेगा। सो एक्चुअली दीज स्टेप्स आर इनडायरेक्टली द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अगर बॉडी में पहले से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, ऐसा ड्रग देंगे जिससे हम कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को रोक लें। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को ब्लॉक करने का एक तरीका ये है कि हम इस एंजाइम को ब्लॉक करें। सो दोज ड्रग विच डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस एंड दे इनहिबिट HMG को ए रिडक्टेज, जहाँ पे लेके HMG को ए रिडक्टेज, दोज ड्रग आर नोन एज स्टेटिन फैमिली। तो आज के बाद आप लोगों को जब भी स्टेटिन का वर्ड आएगा तो उसमें इतना याद रखें कि दीज ड्रग इनहिबिट कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस एंड दे ब्लॉक HMG को ए रिडक्टेज। अब स्टेटिन के अंदर जो ड्रग आते हैं लाइक लोवास्टेटिन, ब्रावास्टेटिन, रोजास्टेटिन एंड सिमवास्टेटिन, ये मुख्तलिफ जितने भी स्टेटिन के ड्रग्स होंगे ये कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को ब्लॉक करेंगे और HMG को ए रिडक्टेज को इनहिबिट करेंगे। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, देयर इज डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, इंट्रा हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल, लीवर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम होगी। इंक्रीज LDL रिसेप्टर रिसाइकलिंग, क्योंकि जब लीवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल कम होती है तो कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए जो लीवर सेल है वो LDL रिसेप्टर को बढ़ाएगी। तो फ्री LDL जो बॉडी के अंदर है उसकी मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगी, और LDL जितना मेटाबोलाइज होगा उतना उसकी फ्री लेवल कम होगी, इन दैट वी वांट। यहाँ पे एक और दो चीज़ें आप लोग याद रखें। वन इज LDL, दैट इज नोन एज बैड कोलेस्ट्रॉल। LDL को हम क्या कहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल। और आप लोग को ये भी पता होना चाहिए एक होता है HDL, तो HDL इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल। तो हमने LDL को कम करना है, HDL को बढ़ाना है। तो याद रखें जो स्टेटिन है वो LDL की मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है, तो इसी वजह से जितना LDL मेटाबोलाइज होगा इसकी ज़्यादातर ब्रेक डाउन होगी, तो उसका फ्री लेवल बॉडी में क्या होगा, कम होगा। दैट वी वांट दैट बैड कोलेस्ट्रॉल शुड बी डिक्रीज। तो इनडायरेक्टली जो HDL है वो ज़्यादा होगी, और आप लोगों को पता है जो कोलेस्ट्रॉल कम होगी तो TG मीन ट्राइग्लिसराइड लेवल भी कम होगा। और दूसरी बात, दीज ड्रग डिक्रीज मोर्टेलिटी मीन डेथ रेशो इन अ पेशेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। तो स्टेटिन ड्रग आल्सो यूज in the patient who has previously coronary artery diseases because these drugs decrease the mortality rate in the patient of coronary artery diseases। अब ये ड्रग जो है इसकी साइड इफेक्ट क्या है, they can cause hepatotoxicity because they act in the liver, so they may damage hepatocyte and they leads to hepatotoxicity, though they can derange LFT, liver function test। Therefore a good doctor who prescribes statin, they must order before LFT। If a patient LFT is normal, we can use this drug। अगर LFT पहले से डिरेंज है और अगर आप ये ड्रग यूज करें तो इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेपेटोटॉक्सिसिटी। अनदर इज मायोपैथी। इसका मतलब ये है स्पेशली वो लोग जो इन ड्रग्स के साथ फाइब्रेट्स इस्तेमाल करते हैं, नियासिन इस्तेमाल करते हैं। अब आप लोग कहोगे फाइब्रेट्स और नियासिन क्या है, दीज आर द टू अदर टाइप्स ऑफ ड्रग
विच कैन डिक्रीज लिपिड्स इन द बॉडी। अब इस टेबल के अंदर नीचे हम मुख्तलिफ ड्रग्स की क्लासेस पढ़ेंगे। तो फाइब्रेट, नियासिन, दीज टू एजेंट्स इफ यूज along with statin they will increase the risk of myopathy, that is break down to the muscles। अब देखें ये जो स्टेटिन है इसका एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है, सो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टेटिन? दे इनहिबिट HMG हाइड्रोक्सी मीथाइल ग्लूटाराइल को ए रिडक्टेज। अगर ये इस ड्रग को इनहिबिट करते हैं तो प्लीज यहाँ पे गौर से देखें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जो स्टेटिन है दे इनहिबिट HMG, देखिए HMG मतलब को ए, अब ये एंजाइम का नाम है एंड दैट इज अ रिडक्टेज। इसका मतलब ये है कि इस एंजाइम को बुला। अब HMG को ए रिडक्टेज, अगर आप लोगों ने इसके साइड इफेक्ट याद रखने हैं स्टेटिन के तो आप इसका एंजाइम याद रखें। इसका पहला वर्ड है H। H मीन दीज ड्रग्स कैन कॉज हेपेटोटॉक्सिसिटी। Another is the last word have first letter R. R stand for rhabdomyolysis, and rhabdomyolysis is a word used for skeletal muscle myopathy। ठीक है जी। So these are the things you people should know for the statin category। अब इसके बाद हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात आते हैं। देयर इज अनदर टाइप ऑफ ड्रग we used in the case of lipid lowering agent, and they are called bile acid resins। The drug present in this category like cholestyramine, cholestyramine and cholestyramine. The commonly used is cholestyramine, which is evenly asked in the exam like PLAB, USMLE, DHA, and this type of question very favorably asked। So bile acid resin में if you people want to focus on one, that is cholestyramine, even cholestyramine is also used। अब आते हैं जनाब the most important कि what is the mechanism of these drugs। So let me show some anatomical diagram। This for example the liver, ये क्या है? लीवर है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द लीवर। यहाँ पे लीवर के अंदर जनाब इसके साथ जुड़ा हुआ दिस इज द gall bladder, because to the right lobe of the liver gall bladder is attached। Actually from here the common hepatic duct come, and from here cystic duct is come। ये हम GIT में पढ़ेंगे। Actually the gall bladder rise to a duct known as cystic duct, और जो लीवर से डक्ट आता है उसका नाम कॉमन हेपेटिक डक्ट है। और जब कॉमन हेपेटिक डक्ट कहाँ से मिलता है? सिस्टिक डक्ट। सो दे फॉर्म कॉमन बाइल डक्ट। ये क्या बनाता है? कॉमन बाइल डक्ट। सो आज के बाद कॉमन बाइल डक्ट इज द यूनियन ऑफ common hepatic duct and cystic duct, and they will goes and open to the second part of the duodenum in the ampulla of Vater। अब यहाँ पे जब ये duodenum में ओपन होता है, ठीक है, फिर ये नीचे जनाब जेजुनम में जाएगा, फिर इलियम में जाएगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन इज इलियम। अभी जब इलियम तक आता है तो फिर यहाँ से एक कनेक्शन जाते इलियम से वापस इस तरह लीवर की तरफ, और इलियम इज द पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। So entero is the word used for intestine, and this connection go back toward liver, that is called a hepatic। So the connection which connect ileum with the liver is enterohepatic circulation। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्चुअली जो लीवर है इट प्रोड्यूस बाइल, दैट प्रोड्यूस ऑफ बाइल, एंड बाइल कंटेन कोलेस्ट्रॉल, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, बट वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ बाइल that is called cholesterol। Bile is synthesized by liver, but it is stored in the gallbladder। When bile come into the intestine, this bile help in the lipid food digestion। Once this bile done the lipid food digestion along with pancreatic lipase, so after that from the duodenum this bile goes to the ileum। So from the ileum some bile will loss in the stool, but majority of bile will reback and reabsorb back toward the liver। अब अगर फॉर एग्जांपल ऐसा ड्रग हम दे दें जो यहाँ पे इलियम के अंदर बाइल की वापस जाने को रोके, इफ वी इनहिबिट दिस एंटीरोहेपेटिक सर्कुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, एंटीरोहेपेटिक एसिड सर्कुलेशन, तो बाइल एसिड यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, तो बाइल विल लॉस ऑल द वे थ्रू स्टूल, तो देन द बाइल विल बी डिक्रीज इन द लीवर। अब लीवर जब दोबारा फिर बाइल बनाएगा तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा किसका यूज करेगा? कोलेस्ट्रोल। तो जो बॉडी के अंदर फ्री कोलेस्ट्रोल है वो किसकी सिंथेसिस में यूज होगा? बाइल के अंदर। और जो फ्री कोलेस्ट्रोल है उसका लेवल क्या होगा? कम होगा, दैट वी वांट इन द पेशेंट। सो दोज ड्रग विच इनहिबिट enterohepatic circulation of bile and they decrease the reabsorption of bile
तो दैट ड्रग इज कॉल्ड बाइल एसिड रेजिन। और अगर बाइल वापस कम आएगा तो लीवर एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म फिर मजीद बाइल बनाने के लिए ज्यादा कोलेस्ट्रॉल यूज करेंगे, जिससे फ्री कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होगी, कम। एंड दिस ड्रग इज नोन एज बाइल एसिड रेजिन। अब पढ़ते हैं कि बाइल एसिड रेजिन का काम क्या है। They disrupt enterohepatic bile acid circulation. The thing I discussed before, the same thing, is a compensatory increased conversion of cholesterol to bile, decrease intrahepatic cholesterol, and increase LDL receptor recycling. So that is the main mechanism behind these drugs. If someone asks you, just tell me in a simple word, what is the meaning of bile acid resin? These agents inhibit the reabsorption of bile from enterohepatic circulation, and they decrease intrahepatic bile. When bile is decreased, the liver uses more cholesterol to form bile as a compensatory mechanism, which leads to decreased free serum cholesterol level. That is the mechanism of bile acid resins. अब ये सारे के सारे ड्रग कहाँ पे काम करते हैं, इलियम में करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट इट कैन कॉज जीआईटी अपसेट, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर ड्रग एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। एक्चुअली जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, दैट इज विटामिन ए, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. These four vitamins they absorb in the ileum. So if these drugs inhibit this area, so these vitamin absorption will also decrease. So actually those drugs used for the treatment of hyperlipidemia, which leads to decrease the absorption of fat soluble vitamin. Think about bile acid resins. Very important. Hope this makes sense. इससे LDL कम होगी, जो HDL है उसको थोड़ा सा ज्यादा होगा, और जो ट्राइग्लिसराइड है वो भी ज्यादा। एक्चुअली द ड्रग यूज फॉर हाइपरलिपिडीमिया HDL कैसे बढ़ाते हैं, स्टिल दे आर अंडर द प्रोसेस, और ये स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसकी एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है वो अननोन है, ठीक है। अब आते हैं एक और ड्रग की तरफ, दैट इज कॉल्ड इजाटामिब, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इजाटामिब। अब जो इजाटामिब है इसका काम क्या है, फॉर एग्जांपल दिस इज द एसोफेगस एंड दिस इज द स्टमक, ठीक है, ये स्टमक है। और आप लोगों को पता है स्टमक के बाद द पार्ट स्टार्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द ड्यूडेनम, फिर जेजुनम और इलियम है। अब अगर फॉर एग्जांपल फूड में कोई बंदा ऐसी चीज ले जिसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, तो कोलेस्ट्रॉल जब फूड के अंदर आता है इट विल एब्जॉर्ब फ्रॉम दी वेयर आंसर इज इंटेस्टाइन। एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे जो स्टमक की ब्रुश बॉर्डर्स है, उस पे अगर हम एक ड्रग देकर इस ब्रुश बॉर्डर को इनहिबिट करें, जहाँ से डाइट के अंदर कोलेस्ट्रॉल को अंदर जाने ना दे, सो द ड्रग विच इनहिबिट इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, दैट इज नोन एज इजाटामिब. So isotomic prevent cholesterol absorption, very important, at the small intestine brush borders. So this is a very common asked question. Can name the drug which is used for hyperlipidemia and that inhibit cholesterol absorption at the small intestine? Think about isotamib. Isotamib is relatively safe, therefore do not have that much symptoms. Actually, the symptom is rare, but increase LFT and may cause diarrhea, which is called GI upset. तो जी अपसेट करा सकती है। लेकिन दोज पेशेंट हु आर नॉट टॉलरेटेड स्टेटिन प्रॉपर, उन पेशेंट के अंदर द बेस्ट ड्रग टू गिव एज इजाटामिब, ठीक है। तो अभी तक हमने तीन चीजें पढ़ी हैं। एक वो फैमिली जिससे हम कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को ब्लॉक करें, वो स्टेटिन है, दे आर HMG को ए रिडक्टेस ब्लॉकर। अब एक और एंजाइम है HMG को ए सिंथेस, वो कीटोन बॉडी बनाता है, वो हम अलग पढ़ेंगे। These drug act on HMG CoA reductase. फिर bile acid resins हैं, so they inhibit the enterohepatic bile acid recycling. और ये जो ezetimibe है, they inhibit cholesterol absorption from the small intestine. So I think this makes sense. I make it very easy. So these are the different types of drug used for the treatment of hyperlipidemia. अब इसके बाद दो चीजें मजीद हम पढ़ेंगे कि actually another type of drug is called fibrates. They are known as fibrates. The agent present in this category are like fenofibrate and gymphirozils. अब इस ड्रग का काम क्या है, they activate this thing that is known as डबल PAR अल्फा। अगर किसी ने इसका पूरा फॉर्म लिखना है, that is called P stand for पर ऑक्सीसोम। सिर्फ आप लोगों ने अगर याद रखना है, that is proliferator per oxisome, proliferator, activator, activating,
अब हम इसका फुल फॉर्म पढ़ेंगे कि एक्चुअली इफ समवन आस्क यू कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल PAR, लेकिन पहले इस नाम से पहले ये पता होना चाहिए कि जो डबल PAR है इसका काम क्या है। तो डबल PAR जो होता है इसका मेन जो काम है अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसकी जो हम नाम करेंगे, फॉर एग्जांपल दैट इज पर ऑक्सीसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटर रिसेप्टर जीन, आर फॉर रिसेप्टर जीन। तो ये जो पर ऑक्सीसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटर रिसेप्टर जीन है, ये LPL लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करता है। और लाइपोप्रोटीन लाइपेज व्हेनेवर एक्टिवेटेड इट विल इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड क्लियरेंस, दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तब देखें जो डबल PAR है, peroxisome proliferator activator gene, just let me to tell you two things. Actually any drug which activate this thing, it will do two things. Number one, it will upregulate LPL, it will increase triglyceride clearance। तो TG जितना क्लियर होगी बॉडी से तो उसका लेवल रिड्यूस हो जाएगा। और ये जो है ये इंड्यूस करता है, एक्टिवेट करता है HDL सिंथेसिस, एंड HDL इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल दैट वी वांट टू इंक्रीज इट्स लेवल। और जब HDL ज्यादा होगा तो रिलेटिवली LDL कम होगा, ठीक है। तो fibrates की mechanism of action, I will highly recommend you for exam, they activate peroxisome proliferator activator receptor alpha gene, which will leads to increase triglyceride clearance and induce HDL synthesis, but they increase the risk of myopathy as I told you if used along with statin। दूसरी बात, ये जो फाइब्रेट्स हैं ये कोलेस्ट्रॉल की जो रिसाइकलिंग है उसमें ज़्यादा कम करती है, और ये कोलेस्ट्रॉल 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज को भी इनहिबिट करता है। और इसकी मैकेनिज्म हम एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ेंगे, लेकिन इतना याद रखें, दे इंक्रीज द रिस्क ऑफ कोलिलेथियासिस व्हिच इज नोन एज अ gallstone। इफ द क्वेश्चन कम, द मोस्ट लाइकली ड्रग इन हाइपरलिपिडीमिया व्हिच इंक्रीज द रिस्क ऑफ gallstone, थिंक अबाउट फाइब्रेट्स। इसके बाद आते हैं जनाब नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड निकोटीनिक एसिड। निकोटीनिक एसिड इज इंडायरेक्टली नोन एज नियासिन। नियासिन इज विटामिन B3। तो इसके तीन नाम हैं, नियासिन इज आल्सो नोन एज विटामिन B3, विटामिन B3 इज आल्सो नोन एज निकोटीनिक एसिड। अब देखें इसमें थोड़ा सा मैं बता तो इसको थोड़ा सा हल करते हैं। फॉर एग्जांपल इन द बॉडी वी हैव TG, ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड व्हेन ब्रेक डाउन इट विल कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड। तो प्लीज रिमेंबर, ये लिख ले अपने कॉपी में साइड पे, ट्राइग्लिसराइड दिस इज द TG, व्हेन TG ब्रेक डाउन इट विल कन्वर्ट इनटू फ्री फैटी एसिड by the help of that is called lipoprotein lipase, ठीक है। सो lipoprotein lipase, इसको हम हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज भी कहते हैं। वो ट्राइग्लिसराइड से फ्री फैटी एसिड बनेगी। दिस फ्री फैटी एसिड विल गोस इनटू द लीवर, ये लीवर में जाएगी एंड देन कन्वर्ट अगेन इनटू द ट्राइग्लिसराइड विद इन द लीवर। अब ये टिश्यूज में है, एडिपोज टिश्यूज में, ये फिर लीवर में ट्राइग्लिसराइड, एंड दिस ट्राइग्लिसराइड विल पैक इन द VLDL। और जो VLDL है ये लेटर कन्वर्ट होता है LDL को। सो LDL इज अ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड इट इज कम फ्रॉम द VLDL। ये हम डिस्कस करेंगे जितनी लाइपोप्रोटीन्स हैं इन बायोकेमिस्ट्री पे, हम 2 से 3 लेक्चर लेंगे वो हमारे डिस्कस करेंगे। लेकिन TG कन्वर्ट इनटू फ्री फैटी एसिड इन द टिश्यू बाय द हेल्प ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज, और इसको हम लाइपोलाइसिस कहते हैं। फिर ये फ्री फैटी एसिड लीवर में जाकर TG बनाता है, TG convert into VLDL and VLDL convert into LDL, it's a bad cholesterol। तो जो नियासिन है या जो निकोटीनिक एसिड B3 है, विटामिन B3, इट इनहिबिट दिस लाइपोप्रोटीन लाइपेज एडिपोज टिश्यूज के अंदर, नॉट इन द लिवर। अगर ये ब्रेक ना हुआ तो फिर लिवर में नहीं जाएगा तो VLDL नहीं बनेगा, VLDL नहीं बनेगा तो LDL नहीं बनेगा। सो इट इनहिबिट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड लाइपोलाइसिस बाय इनहिबिटिंग लाइपोप्रोटीन लाइपेज आर हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, सेम थिंग। या तो उसको हम हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज कहते हैं या लाइपोप्रोटीन लाइपेज। इसी वजह से ये रिड्यूस करता है हेपेटिक VLDL सिंथेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया एवरीवन शुड नो। एग्जाम के अंदर आता है कि विच विटामिन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडीमिया, दैट इज B3। लेकिन जो विटामिन B3 है इट रिलीजेस प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन कैन कॉज वेसोडाइलेशन व्हिच लीड टू फ्लैश। इट इज डिक्रीज बाय NSAID और लॉन्ग टर्म यूज, ठीक है। अगर हम ज्यादा NSAID यूज करेंगे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट कैन कॉज हाइपरग्लाइसीमिया, बट द मोस्ट इंपोर्टेंट विच आई प्रेफर फॉर एग्जाम इज हाइपरयूरेसीमिया। होता यह है कि जो नियासिन है ये किडनी के अंदर जाके इट
डिक्रीजेज द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। और जब यूरिक एसिड बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, so it will deposit in the joints in the form of crystal, can leads to a condition known as gout. So gout क्या है? Gout is a joint disease characterized by increased level of uric acid in the blood. So how niacin can cause hyperuricemia in gout? Because niacin inhibit the excretion of uric acid from kidney. फिर इसके बाद ये न्यूअर ड्रग है, PCSK9 है। जो PCSK9 है, तो इसका पूरा नाम अगर लिखना चाहें, प्रोप्रोटीन कन्वर्टेज सबटेलिसन एंड कैक्सिन, KEXIN9 इनहिबिटर। ये क्या करता है कि LDL को इनएक्टिवेट करते हैं। दोज ड्रग विच इनहिबिट दिस PCSK9 दे विल इनएक्टिवेट LDL रिसेप्टर डिग्रेडेशन, और इसकी वजह से जो LDL है वो ब्लड से ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन एग्जाम के अंदर आता है कि विच ड्रग इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड क्लियरेंस, दैट इज फाइब्रेट्स। लेकिन दोज ड्रग विच इंक्रीज LDL clearance, that is PCSK9 inhibitor, but they can cause myalgia, that is muscle pain, delirium, mental status confusion, dementia, that is memory loss, other neurocognitive defects. And some fish oil and marine omega-3 fatty acid also used because believed to decrease free fatty acid delivery to the liver and decrease activating TG synthesis enzyme. जो लोग कहते हैं जो ओमेगा 3 के टेबलेट्स लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो लोग बिलीव करते हैं कि इसका यही फ़ायदा है कि फ्री फैटी एसिड को लीवर की तरफ कम लेके जाता है, जिससे ओवरऑल TG सिंथेसिस कम होती है। तो 6 किस्म के ड्रग है। नंबर 1 स्टेटिन है, नंबर 2 दैट इज़ बाइल एसिड रेजिन है, और नंबर 3 हमने पढ़ा है दैट इज़ एजिटेमिब, फाइब्रेट्स, नियासिन एंड PCSK9 इनहिबिटर, और आखिर में फिश ऑयल एंड ओमेगा 3 है। So these all can decrease lipid level by different mechanism। आखिर में इन लोगों ने एक डायग्राम दिया है, वो डायग्राम जो चीज़ अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, कॉपी पेस्ट इसी तरह ही है। अगर मैं थोड़ा सा इस पे बात करूँ तो गौर से देखें, एसिटाइल को ए कन्वर्ट इनटू HMG, HMG कन्वर्ट टू मेवालोनेट। सो HMG को ए रिडक्टेज को ब्लॉक करने वाले ड्रग जिससे हम कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, दैट इज स्टेटिन फैमिली, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर नियासिन जो है ये VLDL को कम करता है, VLDL नहीं बनेगी तो डेफिनेटली हमारे पास जो है वो LDL भी नहीं बनेगी, ये भी हमने डिस्कस किया है। दूसरी बात ये है, ये जो ApoE रिसेप्टर है ये HDL के साथ होता है, ये हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। ये जो काइलोमाइक्रोन, ये सारा का सारा बायोकेमिस्ट्री है। उधर जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे एक दफ़ा फिर इस पे हम ये ड्रग पढ़ेंगे। लेकिन दिस वन इज इम्पोर्टेंट, पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटर रिसेप्टर अल्फा जी, इट इंक्रीजेस व्हाट LPL, इसकी लाइसिस बढ़ाता है, ठीक है। इसकी लाइसिस से हम क्या करेंगे, डिग्रेडेशन कर सकते हैं VLDL वगैरह। और ये जनाब हमारे पास क्या करता है, दूसरी चीज़ ये HDL की सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, एज वी टोल्ड दैट इज आल्सो इंक्रीज HDL। इसकी अप रेगुलेशन ये फाइब्रेट्स करती है। और यहाँ पे अगर इंटेस्टाइन के अंदर जनाब कोलेस्ट्रॉल आ जाए इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में, तो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करना एजिटेमिब का काम है। और दूसरी बात है कि अगर इंटेस्टाइन के सेल से जो फूड में कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब हो जाए, फ्री फैटी एसिड और बाइल एसिड, तो ये तीन चीज़ें जब इंटेस्टाइन के सेल में इकट्ठे हो जाए तो उसको काइलोमाइक्रोम कहते हैं। और फिर आप लोगों को पता है अगर यहाँ से बाइल के जरिए मतलब ये चीज़ें आ जाए तो उसने फिर यहाँ से वापस जाना है एंटीरो हेपेटिक सर्कुलेशन, उसको ब्लॉक करने वाला बाइल एसिड रेजिन है, कोलिस्टीरामाइन, कोलिसेवलिन एंड कोलिस्टेरोल। So these are drug used in a different way and I think it makes sense कि अगर आप लोग ये ड्रग पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम फिर बायोकेम में इसी को दोबारा पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ आप लोग को मच डिटेल से मिलेगी। So this is for today topic. Inshallah see you in the next tutorial with another important concept. Till now, Allah Hafiz and take care.